हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 12 स्थानीय शासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे शहरी स्थानीय शासन के बारे में। भारत में शहरी स्थानीय शासन शब्द का आशय लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित रहता है। भारत में शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार हैं। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष उद्देश्य एजेंसी। शहरी शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मिला था। केंद्र स्तर पर शहरी स्थानीय शासन विषय से जुड़े 3 मंत्रालय हैं। कौन से 3 मंत्रालय हैं? फर्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय के रूप में वर्ष 1985 में गठित। सेकेंड है रक्षा मंत्रालय, छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित। और थर्ड है गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इस संदर्भ में मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है। फर्स्ट है वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। सेकंड है वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना हुई। थर्ड है स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं का विकास वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ। फोर्थ पॉइंट है लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन में मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र के रूप में जाना गया। बाद में उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा। फिफ्थ है विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1907 में हुई। उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1909 में दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष हाउस थे। सिक्स्थ है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू की गई द्वैत योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार में आ गया। सातवां है वर्ष 1924 में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा? वर्ष 1924 में केंद्रीय जो विधायिका है अर्थात संसद द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया था। 8 पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। समितियां और आयोग। केंद्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नियुक्त समितियों और आयोगों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार नीचे किया जा रहा है। कोष्टकों में समितियों आयोगों के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है 1949 से 51 लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी पी के विक्टल के द्वारा। सेकंड है 1953 से 54 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जॉन मथाई के द्वारा। थर्ड है 1963 से 65 कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज नरुद्दीन अहमद के द्वारा। फोर्थ है 1963 से 66 रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी AP जैन के द्वारा। फिफ्थ है 1963 कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अरेबन लोकल बॉडीज
रफीक जकारिया के द्वारा। 1965-68 कमेटी ऑन सर्विस कंडीशंस ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज। 7th है 1974 में कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गिरिजापति मुखर्जी के द्वारा। 8 पॉइंट है 1982 स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लॉज ऑफ अरेबन लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के.एन. सहाय के द्वारा। 9th है 1985 से 88 नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन सी.एम. कोरिया के द्वारा। संविधानीकरण। अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में संविधान की 65वां संशोधन विधेयक अर्थात नगर पालिका बिल लाई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें शीघ्रता प्रदान करना। लोकसभा में यद्यपि यह विधेयक पारित हो गया था, किंतु राज्यसभा में उसे अक्टूबर 1989 में हार का सामना करना पड़ा और विधेयक रद्द हो गया। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सितंबर 1990 में पुनः संशोधित नगर पालिका बिल को प्रस्तुत किया, किंतु यह पारित न हो सका। लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक पुनः रद्द हो गई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी सितंबर 1991 में संशोधित नगर पालिका बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया। इसके बाद अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों ने इसे अनुमोदित कर दिया। राष्ट्रपति की सहमति भी अप्रैल 1993 में मिल गई, अतः संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9A जोड़ दिया। इस भाग का शीर्ष नगर पालिकाएं हैं तथा जिसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG में है। इसके अतिरिक्त इसके कारण संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़नी पड़ी। इस अनुसूची में नगर पालिका को 18 कार्यमदों का उल्लेख है जो अनुच्छेद 243W से संबंधित है। अभी हमने 243 से 243O तक पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। अब 243P से 243ZP तक ZG तक पढ़ेंगे, जिसमें किसकी आएगी, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। इन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। कौन सा दर्जा दिया? संवैधानिक। क्या है? 243P से 243ZG तक क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिकाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आ गई, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें नई नगर पालिका प्रणाली अपनाने को बाध्य हो गई। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनः जीवन और शीघ्रता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। क्या विशेषताएं? 3 प्रकार की नगर पालिका। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है, अर्थात फर्स्ट है नगर पंचायत, नाम जो भी हो, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र से संबंधित हो, यानी समवर्ती क्षेत्र में हो, वो क्या है? नगर पंचायत। सेकंड है नगर परिषद, छोटे शहरों शहरी क्षेत्र के लिए। और थर्ड है नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए किसका यूज होता है? नगर निगम। जैसे दिल्ली में भी क्या है? नगर निगम। समवर्ती क्षेत्र, छोटा शहर क्षेत्र व बड़ा शहरी क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से जिसे राज्यपाल ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन से सरकारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया है।
फर्स्ट है क्षेत्र की आबादी, सेकंड है जनसंख्या का घनत्व और थर्ड है स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पादित राजस्व, फोर्थ है गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत, और फिफ्थ है आर्थिक महत्व या राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारण। संरचना। नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे सीधे किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थात वार्डों में बांटा जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। नगरपालिका में यह निम्नलिखित लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति, किंतु उसे नगरपालिकाओं की बैठकों मत का अधिकार न हो। सेकंड है लोकसभा या राज्य विधानमंडल के वे सदस्य जो उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो जिसमें नगरपालिका का पूरा अथवा कुछ भाग आता हो। थर्ड है राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। फोर्थ है समितियों के अध्यक्ष वार्ड समिति को छोड़कर। वार्ड समिति क्या है? ऐसी नगरपालिकाओं में जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्डों को शामिल कर वार्ड समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानीय स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बना सकता है। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति के गठन के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए भी किसी तरह का प्रावधान बना सकता है। स्थानों का आरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में नगरपालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित रखने का भी प्रावधान है। राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पद्धति का निर्धारण भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अथवा नगरपालिकाओं के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। नगरपालिकाओं की अवधि। इस अधिनियम में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसे समय से पहले अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनाव फर्स्ट है 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले। सेकंड है नगरपालिका भंग होने की स्थिति में भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले करा लिए जाएंगे। अयोग्यता। कोई वह व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होगा जिसमें क्या होगा समृद्ध राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजन से उस समय लागू किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो सेकंड है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। तथापि अयोग्यता से संबंधित सभी विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकार को निपटान हेतु भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग। नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन तथा उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग की प्राप्त होगा। जो राज्य चुनाव आयोग होंगे उनको सारे अधिकार प्राप्त होंगे। शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं को
ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे जो स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो। इस योजना के तहत नगर पालिका पर फर्स्ट है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी से संबंधित। सेकंड है नगर पालिकाओं को सौंपी जाने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, जिसमें 12वीं अनुसूची में समृद्ध 18 विषय भी शामिल हो, से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डालने तथा क्रियान्वयन की शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। वित्तीय प्रबंधन। राज्य विधानमंडल फर्स्ट है नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर लगाने, उनका संग्रहण और विनियोजन करने की शक्ति अधिकार दे सकता है। सेकंड है वह राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथ करों को नगर पालिकाओं को सौंप सकता है। थर्ड है राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल। फोर्थ है नगर पालिकाओं की समस्त धनराशियों को जमा करने के लिए कोष का निर्माण कर सकता है। वित्त आयोग। पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा। फर्स्ट है वे सिद्धांत जो का पॉइंट है राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों, पथ करों से हुई शुद्ध आय को राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू हो। ख है नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथ करों के निर्धारण के लिए लागू हो। ग है राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान दिए जाने हेतु लागू हो। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय। थर्ड है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ठीक रखने की दृष्टि से राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल में रखेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर पालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति करने की दृष्टि से राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय सुझाएगा। लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं के लेखा खातों के रखरखाव और उनकी लेखा परीक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिनियम लागू होना। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों और संशोधनों के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दे सकता है। अधिनियम से बाहर के क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की कार्य शक्तियाँ प्रभावित नहीं होगी। जिला नियोजन समिति। प्रत्येक राज्य जिले की नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक करने तथा जिले की समग्र विकास योजना को प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तरीय जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवस्थाएं कर सकता है। फर्स्ट है ऐसी समितियों की संरचना से संबंधित। सेकंड है इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के ढंग से संबंधित। थर्ड है इन समितियों की जिला नियोजन से संबंधित कार्यों के संबंध में। फोर्थ है इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव के ढंग से संबंधित। इन अधिनियम में ये प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्यों में से 4/5 की संख्या में सदस्यों का चुनाव जिले की नगरपालिकाओं और जिला पंचायत के चुने गए सदस्यों में से किया जाएगा। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा। इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे। महानगर नियोजन।
प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए महानगर नियोजन समिति होगी। महानगर क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो और जो क्षेत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिनमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें या अन्य समृद्ध क्षेत्र हो। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान भी कर सकता है। कौन से प्रावधान कर सकता है? फर्स्ट है इन समितियों की संरचना से संबंधित। सेकंड है इन समितियों के सदस्यों की चुनाव पद्धति से संबंधित। थर्ड है इन समितियों की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व से संबंधित। फोर्थ है महानगर क्षेत्र के लिए नियोजन और समन्वय से संबंधित समितियों का कार्य। और फिफ्थ है इन समितियों के अध्यक्षों की चुनाव पद्धति से संबंधित। अधिनियम में ये प्रावधान है कि महानगर नियोजन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के लिए चुने गए सदस्यों तथा महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उनमें से ही चुने जाएंगे। इन समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में होगा। इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे। मौजूदा कानूनों नगरपालिका की स्थिति कैसी है? नगरपालिकाओं से संबंधित राज्य के सभी कानून इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। अर्थात राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि 1 जून 1993 से 1 वर्ष के अंदर ही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई नगरपालिका प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूदा नगरपालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी, बशर्ते कि राज्य के विधान द्वारा उन्हें भंग न किया जाए। 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कार्य मदे इस प्रकार है। किस प्रकार? फर्स्ट है शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित। सेकंड है भूमि प्रयोग का विनियमन और भवन निर्माण। थर्ड है आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन। फोर्थ है पुल, सेतु और सड़क। फिफ्थ है घरेलू उद्योग और वाणिज्य प्रयोजन से जलपूर्ति। सिक्स्थ है जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सेवंथ है अग्निशमन सेवाएं। एट्थ है शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन। नाइन्थ है समाज के कमजोर वर्गों, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के हितों की रक्षा। 10th है मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन। 11th है शहरी निर्धनता उन्मूलन। 12th है पार्कों, बागों और खेल के मैदानों जैसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था। 13th है संस्कृति, शैक्षिक और सौंदर्यबोधी पहलुओं का संवर्धन। 14th है सौदाह और सौदाह स्थल तथा विद्युत सौदा गृह। 15th है पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के लिए निर्दयता पर रोक। 16th है महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित। 17th है मार्ग, प्रकाश, गाड़ी खड़ी करने के स्थान, बस स्टॉप जैसी जन सुविधाएं। और 18th है बूचड़ खाने और कसाई खानों का विनियमन। रेगुलेशन। शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है नगर निगम। सेकंड है नगर पालिका। थर्ड है अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी कि नोटिफाइड एरिया समिति। नगर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी परिषद बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। नगर निगम। नगर निगम का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और अन्य महानगरों में प्रशासन की दृष्टि से किया गया है। राज्यों में नगर निगमों का गठन समृद्ध राज्य के विधानमंडल के अधिनियम
द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा होता है। नगर निगमों के लिए एक अधिनियम भी हो सकता है तथा प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अधिनियम भी हो सकता है। किसी नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। क्या होते हैं ये 3 प्राधिकरण नगर निगम के अंदर? कौन कौन से? परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। निगम परिषद में जनता द्वारा चुना गया पार्षद तथा नगर पालिका प्रशासन से संबंधित कार्य, अनुभव और ज्ञान रखने वाले कुछ नामित व्यक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में नगर निगम की संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार होती है। निगम परिषद का प्रधान महापौर होता है। निगम परिषद का प्रधान कौन होता है? महापौर, जिसका सहायतार्थ उप महापौर होता है। मेयर का चुनाव अधिकांश राज्यों में 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, बाद में इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। महापौर यानी मेयर मूलतः दिखावटी होता है और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम की विधायी और औपचारिक स्कंद परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। महापौर का मतलब क्या है? मेयर। स्थायी समितियों के गठन का उद्देश्य निगम के कार्यों में सहायता पहुंचाना है। निगम में कार्यों का अंबार रहता है, जिनके निपटान को सुगम बनाने का कार्य स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है। स्थायी समितियों सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान, वित्त आदि से जुड़े मामलों को निपटाती है। स्थायी समितियां अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित निर्णय भी लेती है। निगम और आयुक्त पर स्थायी समितियों और परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार निगम आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है। निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। नगरपालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से की जाती है। निगम की तरह नगरपालिकाओं की स्थापना भी राज्य में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। नगरपालिकाओं को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, अर्थात नगर परिषद, नगर समिति, म्युनिसिपल बोर्ड, ब्यूरो म्युनिसिपलिटी, सिटी म्युनिसिपलिटी और अन्य। नगर निगमों की तरह नगर पालिका में 3 प्राधिकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिषद, स्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। परिषद की संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। परिषद नगर पालिका का विमर्शी और विधायी स्कंद है। परिषद का प्रधान अध्यक्ष है, जिसका सहायतार्थ उपाध्यक्ष होता है। नगर निगम के महापौर से सर्वथा भिन्न है। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा उसे कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नगर पालिका में स्थायी समिति का गठन परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। स्थायी समिति सार्वजनिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से जुड़े मामलों का निपटान करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर नगरपालिका के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी। इस समिति का गठन 2 तरह के क्षेत्रों में किया जाता है। वे क्षेत्र है जो औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे नगर तथा वे नगर जो नगरपालिका की गठन संबंधी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, किंतु जिन्हें राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। इस समिति का गठन चूंकि
सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा होता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। यद्यपि यह समिति राज्य के म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है, किंतु अधिनियम के केवल वे प्रावधान ही इस समिति पर लागू हैं जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित है और जिनके द्वारा इसका गठन हुआ है। इस समिति को किसी दूसरे अधिनियम के अंतर्गत भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इस समिति को नगरपालिकाओं के समकक्ष शक्ति प्राप्त होती है, किंतु नगरपालिका से सर्वथा भिन्न इस समिति के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस प्रकार यह समिति ना तो निर्वाचित निकाय है, ना ही संवैधानिक। टाउन एरिया। इस कमेटी का गठन छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है। ये अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है जिसको समिति संख्या के कार्य सौंपे गए हैं, जैसे जल निकासी, सड़क, पथ प्रकाश, संरक्षण आदि। इस कमेटी की स्थापना राज्य के विधान के अंतर्गत अलग अधिनियम द्वारा होती है। इस कमेटी की संरचना, कार्य और अन्य मामलों का निर्धारण इस अधिनियम द्वारा ही किया जाता है। यह समिति राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः नामित अथवा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित हो सकती है। APJ जैन की अध्यक्षता वाली ग्रामीण शहरी क्षेत्र से समृद्ध समिति 1963 से 66 ने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की संख्या को कम करने की दृष्टि से छोटे शहरी क्षेत्र की समितियों को पंचायती राज संस्थाओं में मिला देना चाहिए। छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र की असैनिक आबादी पर नगर पालिका प्रशासन की दृष्टि से होती है। इसका क्षेत्र विस्तारित होता है जिसमें सैन्य बल और टुकड़ियां स्थायी रूप से रहती हैं। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है। यह बोर्ड केंद्रीय सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस प्रकार यह उन शहरी स्थानीय निकायों में सर्वथा भिन्न है जिनका गठन और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होता है। छावनी बोर्ड का गठन और प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है। वर्तमान में देश भर में 63 छावनी बोर्ड है, जिनमें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी फर्स्ट 10,000 से अधिक असैनिक आबादी। सेकंड है श्रेणी सेकंड 2500 से 10,000 के बीच की असैनिक आबादी और थर्ड श्रेणी है 2500 से कम असैनिक आबादी। छावनी बोर्ड के अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित सदस्य होते हैं। चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का तथा नामित सदस्य पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक के लिए होता है जब तक वे उस शहर में रहते हुए उस पद पर होते हैं। समृद्ध स्टेशन को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किया जाता है जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। श्रेणी फर्स्ट के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों शामिल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है स्टेशन को कमांड कर रहा सैनिक अधिकारी। सेकंड है छावनी क्षेत्र का कार्यकारी अभियंता। थर्ड है छावनी क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारी। फोर्थ है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। फिफ्थ है स्टेशन को कमांड कर रहे सैन्य अधिकारी द्वारा नामित 4 सैन्य अधिकारी। सिक्स्थ है छावनी क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए 7 सदस्य। छावनी बोर्ड वे ही काम करता है जो नगरपालिकाओं द्वारा किए जाते हैं। वे कार्य संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकर और विवेकाधीन कार्यों के रूप में श्रेणीबद्ध है। बोर्ड को आय के स्रोत में कर आधारित आय और गैर कर आधारित आय दोनों तरह की है। छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी अधिकारी बोर्ड और इसकी समितियों के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को लागू करता है। कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय संवर्ग का
का होता है, जिसका गठन इस प्रयोजन से ही किया जाता है। टाउनशिप शहरी शासन के इस रूप की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अपने उन कार्मिकों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है, जो उद्यम से जुड़े संयंत्रों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहते हैं। उद्यम ऐसे शहर यानी टाउनशिप में प्रशासन कार्य की देखभाल के लिए नगरपालिका नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है, जिसकी सहायता कुछ अभियंता तथा तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ होते हैं। इस प्रकार शहरी शासन के इस रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता। वास्तविक यह है कि टाउनशिप उद्यम के नौकरशाही ढांचे का विस्तार है। पोर्ट ट्रस्ट इनकी स्थापना पतन शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जैसे स्थानों पर दो उद्देश्यों से की जाती है। फर्स्ट है पतनों के प्रथम और उनकी सुरक्षा के लिए। सेकंड है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित और नामित दोनों तरह के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कोई अधिकारी होता है। इसके नागरिक कार्य कमोबेश नगरपालिका जैसे ही हैं। उद्देश्य शेष उद्देश्य एजेंसी क्षेत्र आधारित शहरी निकायों या बहुउद्देशीय एजेंसी जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप। पोर्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा उन विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया गया है, जो वैध रूप से नगर निगम और नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शहरी शासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य आधारित एजेंसियां हैं, न कि क्षेत्र आधारित। इन एजेंसियों को एक उद्देश्य या बहुउद्देश्य या विशेष उद्देश्य अथवा कार्य आधारित स्थानीय निकाय कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ निकायों एजेंसियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। फर्स्ट है टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगर सुधार ट्रस्ट। सेकंड है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहरी विकास प्राधिकरण। थर्ड है वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, जल आपूर्ति जल एवं मल जल निकासी बोर्ड। फोर्थ है हाउसिंग बोर्ड, गृह निर्माण बोर्ड। फिफ्थ है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सिक्स्थ है विद्युत आपूर्ति बोर्ड। सेवन्थ है ट्रांसपोर्ट बोर्ड और अन्य। कई कार्य आधारित इन स्थानीय निकायों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा एक सार्वजनिक निकाय के रूप में अथवा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा विभागों के रूप में की जाती है। ये स्वायत्त संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं और स्थानीय शहरी सरकारों के अर्थात नगर निगम और नगर पालिकाओं आदि से स्वाधीन उन कार्यों को निपटाते हैं जो उनको सौंपे जाते हैं। अंततः ये स्थानीय नगर पालिका निकायों के अधीनस्थ संस्थाएं नहीं हैं। नगर पालिका कार्मिक भारत में 3 प्रकार के नगर पालिका कार्मिक प्रणालियां हैं। स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक इन 3 प्रणालियों में से किसी एक अथवा सभी प्रणालियों में से समृद्ध हो सकते हैं। ये प्रणालियां हैं पृथक कार्मिक प्रणाली। फर्स्ट कौन सी प्रणाली है? पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण स्वयं करता है। इन कार्मिकों को किसी दूसरे स्थानीय निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के दृष्टि सिद्धांत की पुष्टि करती है और अभिव्यक्त निष्ठा भाव को प्रोत्साहन देती है। सेकंड है सम्मिलित कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत नगर पालिका कर्मचारियों की नियुक्ति उन पर प्रशासन और नियंत्रण राज्य सरकार करती है। दूसरे शब्दों में राज्य के सभी शहरी निकायों के लिए राज्यव्यापी सेवाओं का निर्माण किया जाता है। इनको राज्य के स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। ये प्रणाली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है। थर्ड है एकीकृत कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत
राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी एक ही सेवा के होते हैं, अर्थात नगर पालिका कार्मिक राज्य से सेवा के सदस्य होते हैं। इन कार्मिकों को राज्य के स्थानीय निकायों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार स्थानीय लोक सेवा और राज्य लोक सेवा में कोई भेद नहीं होता। यह प्रणाली उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा अन्य राज्यों में प्रचलित है। नगर पालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं के नाम। फर्स्ट है अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुंबई। इसका गठन वर्ष 1927 में यह निजी पंजीकृत समिति है। सेकंड है शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, नई दिल्ली। इसका गठन नगर पालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षण विषय से समृद्ध नसरुद्दीन अहमद समिति 1963 से 65 की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1967 में किया गया था। थर्ड है क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, रीजनल सेंटर्स फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई के गठन भी नसरुद्दीन अहमद कमेटी में उल्लिखित समिति की ही सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में किया गया था। फोर्थ है राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, स्थापना 1976 में किया गया था। फिफ्थ है मानव अधिवास प्रबंधन संस्थान, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्थापना वर्ष 1985। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूलतः इसे केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के नाम से जाना जाता है। स्वशासन शब्द का अनावश्यक मानते हुए मात्र शासन शब्द को रहने दिया गया। इस प्रकार स्वशासन के स्थान पर स्थानीय शासन अर्थात केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का नाम पड़ा। वर्ष 1958 में तक यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्तरीय स्थानीय शासन का कार्य संभालती रही, किंतु वर्ष 1958 के बाद यह परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन का कार्य ही देख रहा है। परिषद एवं परामर्शदाता निकाय है। क्या है ये? एक निकाय है। इसमें भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन से जुड़े विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। जो परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। यह परिषद स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट है नीतिगत मामलों पर विचार और उनकी अनुशंसा। सेकंड है विधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करना। थर्ड है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की संभावना को पता लगाना। फोर्थ है साझा कार्य योजना तैयार करना। फिफ्थ है केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश करना। सिक्स्थ है केंद्रीय वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। ये हो गया आपका चैप्टर 12 फिनिश। आज के लिए वीडियो इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।